प्यारे बच्चों, कैसे हैं? यूसीआई कराला लाइव में आप सबका स्वागत है। और हम लोग पिछली क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम शुरुआत किए थे। और तो हम लोगों ने यहाँ पर किया था कि माउथ, टंग, फेरिंग्स, इसोफेगस और स्टमक, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। और जिन लोगों ने इसे नहीं देखा है वो पिछली वीडियो में जाकर उसे देख लीजिए। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ से चालू करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत। तो आज हम यहाँ पर छोटी आंत और बड़ी आंत और लीवर, पैंक्रियाज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत हम लोग यहाँ से करते हैं। तो सारे बच्चे तैयार हो जाएं। तो शुरुआत हम वीडियो की यहाँ से करने वाले हैं। तो आप देखो, यहाँ पर हम लोगों ने स्टमक तक किया था कि स्टमक में क्या क्या काम होता है और उसका फंक्शन क्या है। तो आपको पता है 3 से 4 घंटे तक भोजन यहाँ पर रहता है। उसके बाद ये भोजन खिसक करके नीचे की तरफ आता है, जिसे हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत। आप देखें यहाँ पर छोटी आंत कहाँ से शुरू होती है। तो छोटी आंत का देखो, ये सबसे छोटा वाला हिस्सा है जिसे बोलते हैं यहाँ पर डियोडिनम। तो डियोडिनम के बाद फिर ये जो है दूसरा वाला हिस्सा आता है यहाँ से यहाँ तक। तो इसका देखो यहाँ पर अंडरलाइन भी किया हुआ है, इसे बोलते हैं जेजुनम। और उसके बाद यहाँ से सबसे लास्ट वाला पार्ट आता है, ये आपका देख रहे हैं यहाँ से, जिसको बोलते हैं इलियम। तो इलियम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। तो अगर पूछा जाए डियोडिनम, जेजुनम, इलियम में सबसे बड़ा कौन होता है, तो इलियम होता है। और सबसे ज्यादा काम कहाँ पर होता है, वो भी इलियम में ही होता है। तो इलियम कहाँ जाकर के मिलता है, तो इलियम हो या आगे जाके किससे मिलता है, बड़ी आंत से मिल जाता है। किससे मिल जाता है बेटा, बड़ी आंत से। तो छोटी आंत में 3 हिस्से हो गए, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम। और यहाँ पर देख रहे हैं ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है इसमें कि इसका कोई काम नहीं होता और एक थैली जैसी संरचना होती है जो सेलुलोज को पचाती है। सेलुलोज मतलब घास भूसा लकड़ी जो लोग जीव खाते हैं उसमें होता है। तो अपेंडिक्स कहाँ मिलती है, जहां पर छोटी आंत की शुरुआत होती है, देखिए यहाँ पर, और बड़ी आंत जो है शुरू होती है, और बड़ी आंत शुरू होती है, छोटी आंत खत्म होती है। देखिए छोटी आंत का सबसे आखिरी वाला हिस्सा कौन सा है, ये है इलियम। बड़ी आंत का पहला हिस्सा कौन सा है, सीकम। तो इलियम और सीकम के बीच में ये पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद ये घूम करके नीले ब्लू कलर वाली पूरी संरचना, स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, बड़ी आंत कहलाती है, लार्ज इंटेस्टाइन कहलाती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में पहला हिस्सा क्या आता है बेटा, सीकम आता है। दूसरा क्या आता है, असेंडिंग कोलन, मतलब ये जो ऊपर की तरफ जाती है ऐसे, तो इसको कोलन बोलते हैं। और फिर ये इधर से ऐसे जाती है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन। और फिर ये नीचे की तरफ घूम करके ऐसे आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए आप लिखा है सिग्मोइड कोलन। सिग्मोइड कोलन जो है एस के आकार का होता है। किसके आकार का होता है बेटा, यहां से ऐसे आके ऐसे घूम जाती है ऐसे। तो ये घूम करके लास्ट में एनस आता है, एनस के पहले सॉरी रेक्टम आता है। रेक्टम में क्या होता है, खाना जो है, जो पचा हुआ खाना वो जाके स्टोर रहता है और समय समय पर एनस से शरीर से बाहर जाता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पूरा ये डिस्क्रिप्शन देख लिया इसमें कि छोटी आंत, बड़ी आंत अलग अलग दिख रहा है, एकदम क्लियर कि छोटी आंत देखिए आपके हल्का ग्रीन ग्रीन कलर वाला है, बड़ी आंत जो है आपका ऐसे है। छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है, करीब 6 से 7 मीटर, लगभग 21 से 22 फीट लंबी होती है छोटी आंत। बड़ी आंत लंबी नहीं होती है, बड़ी आंत की चौड़ाई या उसकी वाइड या जो वाइडनेस है, चौड़ाई उसकी ज्यादा होती है, क्योंकि वहां से जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकलना होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई इसलिए होती है क्योंकि उसको बहुत लंबा रास्ता तय करके, क्योंकि बहुत सारे उसमें काम करने होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर। तो बात आपको समझ में आ गई। तो स्टमक के ठीक बाद अब एक बात देखो, यहाँ पर ये जो ग्रहणी है, डियोडिनम है, इसको मैंने बताया था, ये एक ऐसा चौराहा होता है जहां पर पैंक्रियाज ओपन होता है। क्या ओपन होता है, पैंक्रियाज खुलता है यहाँ पर, या आग्नेयाशय। तो आग्नेयाशय देखिए लीफ या पत्ती की तरह संरचना है, तो ये भी अपना पैंक्रियाटिक जूस इसमें डाल देता है। और ये देखिए ऊपर जो है आपका ये लीवर है,
लीवर को हम अलग अलग से पढ़ेंगे। लीवर के अंदर देखो ये ग्रीन कलर का है जिसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली या पित्ताशय बोलते हैं, चूंकि यहाँ से पित्त निकलता है या यहाँ से इसको बाइल जूस निकलता है। तो बाइल जूस निकलता कहाँ से? लीवर से, लेकिन स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। और समय समय पर जैसे जैसे इधर से खाना आता है, यहाँ पर जैसे खाना आ जाएगा, पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस निकाल देगा, अग्न्याशयी रस, और गॉल ब्लैडर जो है बाइल जूस निकाल देगा, और खाने में क्या होगा? मिक्स हो जाएगा, और खाने के पचने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो ये वाला, और यहाँ से क्या है? यहाँ से स्टमक। तो ये ऐसा पॉइंट है जहां पर पैंक्रियाज भी खुलता है, स्टमक भी खुलता है, अमाशय भी खुलता है, और गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली भी खुलती है या पित्ताशय भी खुलता है। ठीक है, तो ये बात आपको एकदम क्लियर, अलग अलग एकदम क्लियर कट दिख गया होगा कि बड़ी आंत छोटी आंत कहाँ कहाँ होती है और उसके कौन कौन से भाग होते हैं, ये आपको इसमें दिख गया होगा। अब हम इसमें पहली बात करते हैं छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत में क्या क्या काम होता है इसको हम देखते हैं आगे। ठीक है, तो छोटे आंत में आप यहाँ पर देखो, छोटे आंत में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है बेटा, देखो ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है यहाँ पर देखिए, ये वाला हिस्सा जो है ये क्या है? ये जुड़ा किससे रहता है? ये स्टमक से जुड़ा रहता है। ऐसे ये स्टमक से जुड़ा रहता है, अमाशय से जुड़ा रहता है। और अमाशय का पहला भाग जो जुड़ता है वो छोटी आंत से, वो है डियोडिनम। तो आप देख रहे हैं ये डियोडिनम है, या इसको हम ग्रहणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रहणी बोलते हैं। तो ग्रहणी में ज्यादा खाने का डाइजेशन नहीं होता है। कंप्लीट डाइजेशन बेटा कहाँ होता है? इलियम में होता है। तो अभी मैंने बात किया कि डियोडिनम, जेजुनम, इलियम। छोटी आंत में जो 3 हिस्से हैं, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम, उसमें सबसे लंबा कौन होता है? तो सबसे लंबा देखिए, सबसे क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। क्वाइल्ड मतलब कुंडलित है, उसमें घुमावदार है। ये आपको ऐसे नहीं कि इसमें अंदर ही घूमा रहता है। तो सबसे छोटा कौन होता है? डियोडिनम, जो अलग रंग से दिखाया गया है। उसके बाद कौन सा लंबा होता है? जेजुनम। और सबसे लंबा कौन होता है? इलियम। तो इसको हम इलियम हिंदी में भी कहते हैं, अंग्रेजी में भी कहते हैं। ठीक है, जेजुनम। तो 3 हिस्से हो गए। ठीक है, तो आप यहां पर देखो इसे, तो ये हो गया हमारा। तो अब आप देखें डियोडिनम, जेजुनम, इलियम। अब इसके काम देखते हैं कि छोटी आंत के काम क्या है। ठीक है, तो फंक्शन या कार्य, इसके कार्य क्या है छोटी आंत के? तो पहला काम क्या है बेटा? पहला काम है कंप्लीट डाइजेशन। क्या है पहला काम? लिखेंगे कंप्लीट डाइजेशन या पूर्ण पाचन। तो भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो भोजन का पूर्ण पाचन डियोजिनम, जेजुनम, इलियम अगर आए तो इलियम देंगे, नहीं वैसे क्या दे देंगे? छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन बोल देंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, तो पूर्ण पाचन का मतलब क्या हो गया? पूर्ण पाचन का मतलब हो गया यहाँ पर कि ये कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होता है, यहाँ पर फैट का भी होता है, फैट या वसा का भी होता है, और तीसरे नंबर पर जो आता है प्रोटीन का भी पाचन होता है। तो तीनों का पाचन कहाँ होता है? कंप्लीट। तीनों का पाचन होता है छोटी आंत में। ठीक, विटामिन और मिनरल्स को पचाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो पहले से बहुत छोटे होते हैं। वो अपने आप जो है हमारे बॉडी में अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो पहला काम हो गया कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीजें आती हैं इसको देख लेंगे हम। तो कार्बोहाइड्रेट में आता है, तो क्या आएगा? माल्टोज भी आता है। माल्टोज कहाँ मिलता है? माल्टोज जो है, जो अनाज वाली शुगर है, जैसे रोटी है, चावल है, और जौ, जय, जितने अनाज होते हैं, जितने ग्रेन्स होते हैं, उसमें जो है माल्टोज शुगर मिलता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेन शुगर बोलते हैं, ग्रेन शुगर। और ग्रेन शुगर जब माल्टोज टूटता है तो क्या बनाता है? तो बनाएगा ग्लूकोज। क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। क्योंकि माल्टोज जो है मीठी शुगर नहीं होती है, थोड़ा सा इसमें मिठास कम होती है।
तो मिठास जो है सबसे ज्यादा किस में होते हैं, तो ग्लूकोज में। दूसरे नंबर पर क्या आता है, पहले नंबर पर कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो कार्बोहाइड्रेट में ही कई हिस्से होते हैं। दूसरे नंबर पे आएगा इसमें सुक्रोज। सुक्रोज कहाँ मिलता है, तो सुक्रोज जिसको हम चीनी भी कहते हैं, ठीक है, चीनी या शुगर कहते हैं। तो अगर शुगर हम खाएंगे, चीनी खाएंगे, तो उसको सुक्रोज कहते हैं, उसको डाइसैकेराइड है। ये भी जब टूटेगा, तो ये भी जब टूटेगा तो वो भी क्या बनाएगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनाएगा। क्या बनाएगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। इसमें दो तरीके के शुगर बनते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ग्लूकोज होता है। तो आप इसको देखें यहाँ पर, तो फ्रक्टोज जो शुगर होते हैं उसको हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं। फ्रूट शुगर या फल शर्करा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फल शर्करा। और जितनी भी शुगर हम खाते हैं इनमें सबसे मीठी शुगर कौन होते हैं, तो आप यहाँ नोट कर लीजिए, सबसे मीठी शुगर, सबसे मीठी शुगर जो होती है वो फ्रक्टोज होती है। कहाँ मिलते हैं, फलों में मिलते हैं। तो इसीलिए चीनी भी वहीं से आते हैं। तो आप कहेंगे चीनी फल तो नहीं है, लेकिन उसको टूटने के बाद फ्रक्टोज वहां बनता है। बाकी जितने फल है, मीठे फल होते हैं, उसमें सब में फ्रक्टोज शुगर होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माल्टोज, सुक्रोज। और तीसरे नंबर पे आता है हमारा, तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पे आएगा हमारा जिसको बोलते हैं लैक्टोज। वो भी कार्बोहाइड्रेट में ही आता है, लैक्टोज। तो लैक्टोज कहाँ होता है, ये दूध में होता है, दूध में मिलता है, इसलिए इसको मिल्क शुगर कहते हैं। मिल्क शुगर का भी जब डाइजेशन होता है, पाचन होता है, ये काम कहाँ हो रहा है बेटा, सब छोटी आंत में हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो उससे भी क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो दूध से ज्यादा मीठा ग्लूकोज होता है, क्योंकि दूध में लैक्टोज शुगर है तो कम मीठा होता है, लेकिन ग्लूकोज जो है ज्यादा मीठा होता है। तो इस तरीके से ये कार्बोहाइड्रेट की पूरी सीरीज होती है जो छोटी आंत में पच जाती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या आता है, दूसरे नंबर पे आता है प्रोटीन। तो प्रोटीन भी पूरी तरीके से कहाँ पचता है, तो वो भी कहाँ पचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटे आंत में। तो प्रोटीन का जब पाचन होता है तो वो कहाँ आता है, प्रोटीन का पाचन होने के बाद ये जो है आपको मिलता है, अमीनो एसिड बनाता है। तो अगर आपसे सवाल पूछता है अमीनो अम्ल, प्रोटीन का पूर्ण पाचन होने के बाद, अमीनो अम्ल, प्रोटीन का पूर्ण पाचन होने के बाद हमको क्या मिलता है, तो अमीनो एसिड मिलता है। क्या मिलता है, अमीनो अम्ल मिलता है। ठीक, तो आगे बात करते हैं फैट या वसा। वसा मतलब जितने भी हम तेल वाली चीजें खाते हैं, फैट वाली चीजें खाते हैं, चाहे फैट बोलो चाहे ऑयल बोलो, वो भी सब जो है पूरी तरीके से कहाँ पच जाती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में। तो वसा का जब पाचन होता है तो उसको बोलते हैं फैटी एसिड, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ऐसे फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में इसका कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो आप ये देखें तो ग्लिसरॉल जो है एक तरीके का केमिकल है, किससे पैदा होता है, फैट से। फैटी एसिड भी फैट से आता है। अब इसके बाद इसका कंप्लीट डाइजेशन इसके बाद नहीं होगा, तो पूरी तरीके से पाचन कहाँ हो रहा है, इलियम में हो रहा है। तो अगला काम इसका क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन का होता है, जिसे हम अवशोषण बोलते हैं। तो जैसे हमने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद अगर वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हुआ, अवशोषित नहीं हुआ, तो सब क्या होगा, बड़ी आंत में चला जाएगा, और बड़ी आंत से कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। इसलिए उसको रोकने के लिए एक दूसरी प्रक्रिया का नाम है जिसको बोलते हैं अवशोषण। क्या बोलते हैं, अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। तो पहला काम हो गया हमारा कंप्लीट डाइजेशन, पूर्ण पाचन। अगला काम हो गया अवशोषण। तो अवशोषण का काम भी कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में कहाँ होता है, इलियम में होता है। ठीक है, तो ये भी इलियम लिखेंगे, वैसे क्या लिखेंगे, छोटी आंत लिखेंगे। तो अवशोषण होता कैसे है इसको देखेंगे। तो हमें पता है कि छोटी आंत में इस तरीके की संरचना है, ये इस तरीके की क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो आप
इसको आप चाहे ऐसे देख सकते हैं या थोड़ा ऐसे देखिए। ये थोड़ा चौड़ा बना देते हैं, छोटा बना देंगे तो आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे। ये है छोटी आंत। मान लीजिए छोटी आंत का पहला हिस्सा है और ये छोटी आंत का सबसे आखिरी वाला हिस्सा है। ठीक है, अब इसी छोटी आंत के अंदर इस तरीके के ऐसे संरचनाएं होती हैं, फिंगर जैसे ऐसे मुड़ी हुई संरचनाएं होती हैं। तो ये पूरी आंत में होती है ऐसे। ठीक है, तो ये पूरी आंत में ऐसे होती है ये मुड़ी हुई संरचना, इसको बोलते हैं विलाई। विलाई बोलते हैं या रसांकुर बोलते हैं। इसी रसांकुर में अवशोषण का कार्य होता है। तो अगर पूछता है रसांकुर क्या है, तो बोलेंगे फिंगर लाइक, अंगुली की तरह संरचना होती है। फिंगर लाइक, अंगुली की तरह होती हैं। क्या काम करते हैं? एब्जॉर्प्शन या अवशोषण को बढ़ा देती हैं। अवशोषण को बढ़ाने का काम करते हैं, तो बढ़ा देती हैं। ठीक है, अवशोषण को बढ़ा देती हैं। ठीक है, होता क्या है, जैसे अब देखो खाने में आ गया ये, यहाँ पर प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, वसा भी है, सब कुछ है, खाने का पाचन हो गया पूरी तरीके से। अब इसको हमें कहाँ भेजना है? इसको ब्लड में भेजना है। तो ब्लड में कैसे भेजा जाएगा? तो ब्लड में भेजने के लिए इसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल, इसके अंदर क्या भरा है? ब्लड भरा है, ब्लड भरा हुआ है। तो इसके अंदर जो फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, जो पचा हुआ है, वो इसमें अवशोषित हो जाएगा और अवशोषित होके कहाँ चला जाएगा? ये ब्लड वाले हिस्से में चला जाएगा। तो इस तरीके से ये विलाई के द्वारा अवशोषित होकर के ब्लड में चले जाते हैं। और ब्लड में चला जाए तो ब्लड में जाने के बाद फिर कहाँ चला जाएगा? ये फिर कहाँ जाएगा? सेल्स में जाएगा। और सेल्स में जाने के बाद वहां माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन से मिलकर उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इससे हमको क्या मिलती रहेगी? एनर्जी मिलती रहेगी। ठीक है, तो छोटी आंत में अवशोषण का काम किसने किया? विलाई ने किया। क्या बोलते हैं इसको? रसांकुर बोलते हैं। किस तरीके की होती हैं? फिंगर की तरह होती हैं। क्या काम करते हैं? एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती हैं या एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं। तो चाहे आप सरफेस एरिया बोलिए या क्षेत्रफल बोलिए, उसको करके ये बढ़ा देती हैं, जिससे एब्जॉर्प्शन का काम। तो एब्जॉर्प्शन वाला काम भी कहाँ हो रहा है? छोटी आंत में हो रहा है। अगर हम कोई दवाई खाते हैं और कुछ खाते हैं तो उसका भी अवशोषण यही होता है। तो उसको भी देखें यहाँ पर जरा। जैसे अगर हमने यहाँ पर ये कोई दवा खाएंगे, कुछ खाएंगे, तो उसका भी अवशोषण यहीं पर होता है। जैसे मान लो मेडिसिन खाया, मेडिसिन में पैरासीटामोल खाया, तो पैरासीटामोल भी क्या होगा? इसी तरीके से अवशोषित होकर के ब्लड में चला जाएगा। अब ब्लड में जाने के बाद जहाँ काम होगा वहां चला जाएगा। तो जितनी भी खाने पीने की चीजें, सबका अवशोषण होता है। अवशोषण होने के बाद वो सीधा सीधा कहाँ चला जाएगा? ब्लड में चला जाएगा। इससे हमको काम की चीज अलग मिल जाती है, बेकार की चीज अलग हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ही एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण हो जाता है, फिर उसके बाद उसको जो है आगे भेज दिया जाता है। कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब ये बोलेंगे अवशोषण होने के बाद क्या होगा? अवशोषण होने के बाद इसका कनेक्शन यहीं से सीधा कहाँ होता है? ऊपर जो है लीवर बना है, यहां से अगर आप देखोगे तो यहीं से सीधा इसका कनेक्शन अंदर ही अंदर क्या होता है? यहाँ लीवर है, तो लीवर से इसका कनेक्शन होता है। हिपैटिक लीवर है, तो लीवर में जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा। कुछ चीजों को ब्लड में भेज देते हैं, कुछ चीजों को सीधा लीवर में भेज देंगे। लीवर उसे अवशोषित करके रखेगा अपने पास, और जब जरूरत होगी तो बॉडी को दे दिया जाएगा। इस प्रक्रिया को हम स्वांगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वांगीकरण या एसिमिलेशन।
तो एसिमिलेशन का काम कहाँ होता है? वो भी कहाँ होता है? छोटे आंत में। अवशोषण का काम कहाँ होता है? वो भी छोटे आंत में होता है। और पूर्ण पाचन का काम है वो भी छोटी आंत में। 3 काम होते हैं। तो एसिमिलेशन को हम बोलते हैं, सॉरी, स्वांगीकरण को बोलते हैं एसिमिलेशन या स्वांगीकरण बोलते हैं। ठीक है, ये स्वांगीकरण कहाँ होता है? छोटे आंत में। स्वांगीकरण का मतलब है अवशोषित किया हुआ भोजन ले जा करके हम लीवर में स्टोर कर देते हैं और लीवर फिर वापस समय समय पड़ने पर हमको वापस देता रहता है। तो ये काम हो गया हमारा छोटी आंत का। समझ में आ गया बेटा? तो पूर्व पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण, ये तीनों काम कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत में कहाँ होता है? इलियम में होता है। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट आते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा बड़ी आंत। बड़ी आंत आता है। बड़ी आंत में 3 भाग होते हैं। देखिए, यहाँ पर थोड़ा बड़ी आंत को समझने की जरूरत है। देखिए, ये आपको इलियोसिकल वॉल्व लिखा हुआ है। इलियोसिकल का मतलब होता है, इलियो मतलब हो गया इलियम, इलियो का मतलब हो गया इलियम, और सीकल का मतलब हो गया सीकम। तो सीकम जो होता है बड़ी आंत का हिस्सा है, सीकम बड़ी आंत का हिस्सा है, और इलियम जो होता है वो छोटी आंत का हिस्सा है। तो अब आप समझो ज़्यादा, ये पीछे से कहाँ से आ रही है? ये छोटी आंत है जो कि ऐसे घूम घुमा के ऊपर से ऐसे आ रही है ऐसे। अब छोटी आंत खुलती कहाँ है? बड़ी आंत में खुलती है। लेकिन यहाँ क्या लगा होता है? वॉल्व लगा होता है। ये वॉल्व है। वॉल्व मतलब एक ढक्कन है कि अगर छोटी आंत से कोई चीज बड़ी आंत में आ गई तो बड़ी आंत से वापस छोटी आंत में नहीं जाएगी, फिर वो आगे की तरफ जाएगा। तो यहाँ देखिए, आप खोखला पाइप दिख रहा है, यहाँ भी खोखला पाइप दिख रहा है। तो ये पाइप यहाँ आता है। जो चीज स्टमक से छोटी आंत में आ जाएगी, महाशय से छोटी आंत में आएगी, वो वापस नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक वॉल्व लगा हुआ होता है। जो चीज छोटी आंत से बड़ी आंत में आ गई फिर वो वापस नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ वॉल्व लगा। वॉल्व जैसे हैंड पंप वगैरह में होता है वॉल्व, किसी चीज को वापस से जाने से रोकना होता है। तो इलियोसिकल वॉल्व है, ये यहाँ पर खुलता है, और खुलने के बाद क्या होता है? जो भी बेकार की चीजें होती वही आती हैं, क्योंकि काम की चीजें तो अवशोषित हो गई, वो ब्लड में चली जाएंगी। तो जो मल पदार्थ होता है और जो काम की चीजें नहीं होते, अब देखिए इस पाइप में जाएगा सीधा सीधा, ये खोखले पाइप में जाएगा। इस खोखले पाइप को क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, बड़ी आंत बोलते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन जिसे हम बोलते हैं बड़ी आंत। तो लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज नहीं होती है, लंबी नहीं होती है, चौड़ी होती है। देख रहे हैं, छोटी आंत थोड़ा सकरी होती है, लेकिन बड़ी आंत देख रहे हैं चौड़ी है, और जगह जगह पर इस तरीके के घुमाव बने हैं। देख रहे हैं, ऐसे घुमाव इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर काफी चीजों का अवशोषण करना होता है, और इस तरीके से ये इस तरीके से होता है। और ये रेक्टम है, रेक्टम को बोलते हैं मलाशय। जो अपचा हुआ भोजन है वो कुछ समय के लिए यहाँ स्टोर रहता है, और समय समय पर एनस या गुदा के द्वारा क्या कर दिया जाता है? बाहर कर दिया जाता है। तो यहाँ से इसको बाहर कर देते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत के कार्य क्या है? तो एक बार देखेंगे यहाँ पर बड़ी आंत। तो पहले लिखेंगे नो एंजाइम, मतलब यहां से कोई एंजाइम का स्राव नहीं होता है बड़ी आंत से। ठीक है, तो बड़ी आंत से कोई एंजाइम नहीं निकल रहा है, तो एंजाइम नहीं निकलेगा तो यहाँ पर डाइजेशन भी नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे नो डाइजेशन। तो यहाँ पर खाने का पाचन नहीं होता, क्योंकि पूरी तरीके से खाना कहाँ पच गया था? कहाँ पच गया था? छोटी आंत में। तो यहाँ होता क्या है? यहाँ पर वाटर, वाटर प्लस मिनरल्स का क्या होता है? अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो पानी का खनिज लवण का अवशोषण या एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पर डाइजेशन नहीं होता है। आप देखें यहाँ पर, जैसे ही अपचा हुआ चीज आएगा यहाँ पर, और उसके बाद
ये पानी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे। और एब्जॉर्ब करने के बाद देखिए ये सीकम है, फिर ये ऊपर जाएगा तो असेंडिंग कोलन हो जाएगा, फिर ये ट्रांसवर्स कोलन है जो इस तरीके से ऐसे घुमावदार ऐसे है, फिर यहाँ हल्का घूम जाता है, घूमने के बाद फिर नीचे की तरफ आता है और फिर ये एस के शेप का हो जाता है। देखो जब से हमने लिखा ना सिग्मॉइड, अभी देखा था कि सिग्मॉइड एस के आकार का होता है, ये एस के आकार का घूम जाता है हल्का सा, और यहाँ पर फिर आके कुछ समय के लिए ये यहाँ पर स्टोर रहता है, फिर समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो क्या काम होता है यहाँ पर, वाटर प्लस मिनरल्स। अब आप समझिए ध्यान से, जैसे कुछ जानवर होते हैं, आपने अलग अलग जानवरों में जो उनके मल पदार्थ हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे आप कुछ जो रेगिस्तान में रहते हैं जानवर, जैसे भेड़, बकरी, इनके शरीर में पहले से पानी कम होता है क्योंकि ये रेगिस्तान में रहते हैं। तो अगर इनका पानी का अवशोषण या पानी का एब्जॉर्प्शन सबसे अधिक होता है, एब्जॉर्प्शन बहुत अधिक होता है, इसीलिए इनका गोबर जो है सॉलिड नहीं होता है। गोबर कैसे होता है इनका, गोबर इनका कैसे होता है, गोलियों के रूप में होता है, पिलेट्स होते हैं यहाँ पर। क्या होते हैं, पिलेट्स, या छोटी छोटी गोली होती है यहाँ पर। ठीक है, तो बकरी का है, भेड़ का ऐसे होता है। फिर उसके बाद जब देखते हैं कैमल या ऊंट का, तो थोड़ा बड़ा जानवर है। ठीक है, हिरण या डियर, इनका भी जो गोबर होता है उनमें भी पिलेट्स होते हैं, छोटी छोटी गोलियां होती हैं, लेकिन वो गोलियों का साइज क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इसका कारण ये है कि वहां पर पानी का अवशोषण क्या होता है, ज्यादा होता है, तो यहाँ पर भी पिलेट्स बनते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप काऊ में देखेंगे, गाय में, तो गाय में क्या है, उसमें भी वाटर का एब्जॉर्प्शन सबसे अधिक होता है। तो इसका जो काऊ डंग है या जो गोबर है, ये भी कैसा होता है, बहुत हार्ड होता है। अब देखें शहर में जो गाय होती हैं उनका पानी का अवशोषण, वो तो भूसा वगैरह ज्यादा खाती नहीं है, इसलिए उनका तो एकदम लिक्विड फॉर्म में रहता है, पानी जैसा रहता है। लेकिन जो और जो भूसा खाते हैं अच्छे से, उनका गाय का गोबर सॉलिड होता है। ठीक है, लेकिन भैंस के शरीर में पानी बहुत होता है, और बफेलो में तो उनका गोबर जो है थोड़ा अलग तरीके का होता है। तो इनका तो बिल्कुल एकदम सेमी सॉलिड होता है। ठीक है, तो आधा लिक्विड होगा आधा सॉलिड होगा, तो सेमी सॉलिड हो जाएगा। तो ये जो देख रहे हैं आप, अलग अलग जानवरों में अलग अलग तरीके का जो बेस्ट प्रोडक्ट है, वो किसके कारण हो रहा है, पानी के कारण हो रहा है, वाटर के कारण हो रहा है। ठीक है, तो बड़ी आंत में दो बड़ी समस्याएं आती हैं, इससे आप बीमारी भी कह सकते हैं कि दो बड़ी बड़ी समस्या कौन है। तो इसको देखते हैं आप, नेक्स्ट लिखते हैं। इसमें एक समस्या है जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन या इसको बोलते हैं कब्ज। तो कब्ज की समस्या, कब्ज का मतलब हो गया कि जो हमारा वेस्ट है, जो बेकार की चीजें हैं, जिसे मल पदार्थ कहते हैं, वो इसी नलियों में जमा हो जाता है, अंदर ही अंदर जमा हो जाएगा और बाहर नहीं निकले। इधर आदमी खाता रहेगा और जो भी आएगा छोटी आंत में आएगा, पचेगा, इसमें आएगा और ये पूरा जाम होता चला जाएगा, ऐसे फंस जाएगा उसे, तो बाहर ही नहीं निकलेगा, खाता चला जाएगा, बाहर नहीं आएगा। तो उसी को क्या बोलते हैं, कब्ज बोलते हैं या कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत सारे लोगों को होती है कि इंटेस्टाइन में, आंत में वो चीज चिपक जाती है, बाहर नहीं आती है, इससे बहुत सारी बीमारियों के भी होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो दूसरी बात इसमें आती है, आप बताइए दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है बड़ी आंत में। पहले तो कब्ज हो गई, दूसरी क्या आती है, बताइए जरा एक बार। बताइए, जिसको बोलते हैं हम लूज मोशन, लूज मोशन बोलते हैं, और इसको दस्त भी कहते हैं। दस्त
या साइंस में इसको हम डायरिया कहते हैं, डायरिया। तो डायरिया का होना ये दिखा रहा है कि उसमें पानी का अवशोषण नहीं हो रहा है, मतलब सब एकदम आ रहा है, एकदम बाढ़ की तरह बहा जा रहा है, एकदम फ्लश मैकेनिज्म है। यहाँ पर आएगा और इसी के साथ मिनरल्स, पानी सब बह जाएगा, ऐसे एक तरीके का फ्लश मैकेनिज्म है, साफ हो जाएगा। तो अगर लेकिन ज्यादा अगर डायरिया दस्त होता है तो शरीर में बहुत सारी कमजोरी आ जाती है, सुस्ती आ जाती है, मरीज बेहोश भी हो जाता है। इसलिए डायरिया दस्त से लोग मर भी जाते हैं। बच्चों में अगर दस्त ज्यादा लग जाता है तो बच्चे क्या होते हैं ज्यादा बीमार होते हैं, उनकी मृत्यु भी हो जाती है। भारत में बहुत सारे लोगों की मौत जो है ना दस्त से ही होती है, क्योंकि वो लगातार पानी निकलता रहेगा। तो डायरिया या दस्त से समस्या क्या आती है? तो अगर डायरिया किसी को ज्यादा हो गया, दस्त होगा, तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब निर्जलीकरण, निर्जलीकरण, ठीक है। तो निर्जलीकरण होने से शरीर सुस्त हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ पानी ही निकलेगा, पानी के साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स भी निकल जाते हैं। देखिए, जब कभी किसी को दस्त की समस्या आती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि उन्हें इलेक्ट्रॉल पिलाओ। क्या पिलाओ? इलेक्ट्रॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओआरएस। तो ओआरएस क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। तो ये पिलाने से क्या होता है कि बॉडी जो डिहाइड्रेट हो गई है, डिहाइड्रेट मतलब पानी का निकल जाना, और रिहाइड्रेशन मतलब जो पानी निकल गया है उसका वापस आ जाना। तो रिहाइड्रेट करने के लिए, वापस पानी को शरीर में रोकने के लिए ओआरएस को दिया जाता है। तो ओआरएस किस कंडीशन में देते हैं? जब हमें डायरिया या दस्त हो जाता है, ठीक है। ओआरएस में होते क्या है? ओआरएस में होता क्या है? तो ओआरएस में इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। अब वो बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट क्या है? तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है जो हम मिनरल्स लेते हैं, जिसको कह रहे हैं खनिज लवण। देखा ना आपने कि इसमें खनिज लवण का अवशोषण होता है। खनिज लवण में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, जितने भी सारे मिनरल्स जो हमारे शरीर को चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट। तो ये इलेक्ट्रोलाइट हमारे शरीर में क्या क्या काम करते हैं? तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट को हम देखते हैं जिसकी कमी से हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो इसको आप देखो जरा। तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स का नाम देख लेते हैं और उसके फंक्शंस देख लेते हैं कि किस एलिमेंट्स या मिनरल्स या खनिज लवण की कमी से हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है जब डिहाइड्रेशन होता है। जब किसी को दस्त या 3 4 5 बार अगर हो जाए ऐसे, तो समझ जाइए कि उसका शरीर अब सुस्त हो जाएगा। तो पहले अगर पोटेशियम निकल गया आपके शरीर से, क्योंकि वो किससे निकलेगा? वो पानी से ही निकलेगा। तो पोटेशियम अगर निकलेगा तो आपका हार्ट बीट कमजोर हो जाए, हार्ट बीट कम हो जाएगी, तो ब्लड प्रेशर कम होगा, तो दिल की धड़कन कम हो जाएगी, तो सुस्त हो जाएगा मरीज, बीपी लो हो जाएगा। कैल्शियम, अगर कैल्शियम अगर निकल गया तो ये देखें यहाँ पर जो मसल्स होती है, मांसपेशियां, वो चिपकने लगती है, तो मसल्स में प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए कभी कभी देखा होगा आपने, ज्यादा डिहाइड्रेशन होने पर ग्लूकोज वगैरह जब चढ़ाते हैं तो उसमें जो है वो मिलता नहीं है, नसें नहीं खुलती हैं, जो वेन्स होते हैं वो चिपक जाते हैं। तो मसल्स पूरी तरीके से क्या हो जाती हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। तो कैल्शियम की कमी आने से ये दिक्कत आएगी। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की अगर कमी आ गए तो उससे भी त्वचा जो है चिपक जाते हैं, तो स्किन में प्रॉब्लम आ जाएगी, तो भी जो है आपकी त्वचा एकदम झुर्रीदार हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर सोडियम कम हो गया, देखिए सबसे ज्यादा सोडियम क्या करता है? जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे, क्या होते हैं? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स कहाँ है? ये शरीर का सारा मैसेज, या जिसको बोलते हैं तंत्रिकाएं, ये मैसेज कहाँ लेके जाते हैं?
तंत्रिकाएं तो मस्तिष्क में लेके जाएंगे। तो जैसे ही सोडियम की कमी होगी, जैसे आपको डिहाइड्रेशन होगा, न्यूरॉन्स की कार्य प्रणाली, न्यूरॉन्स का जो कार्य प्रणाली है, न्यूरॉन्स का जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा और ब्रेन में मैसेज जाना बंद हो जाएगा। आदमी क्या होगा, बेहोश होके गिर जाएगा। देखो अगर कभी आपको पसीना आ जाए, शरीर का सारा पानी निकल जाए, तो देखिए न्यूरॉन्स का कंडक्शन, चालन उसका कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो आदमी बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसके मस्तिष्क में, ब्रेन में सोडियम की कमी हो गई है। इसलिए लोग नींबू पानी, नमक का घोल पिलाते हैं, जैसे सोडियम जाएगा, और सोडियम जैसे जाएगा फिर ब्लड में जाएगा, फिर न्यूरॉन्स में जाएगा, फिर धीरे धीरे उसको होश आए, इसीलिए ग्लूकोज चढ़ा देते हैं। जो आदमी बेहोश हो जाता है उसको तुरंत क्या चढ़ा देते हैं, डिप्स, ग्लूकोज, और उस ग्लूकोज में नमक भी होता है। 10% NaCl सोल्यूशन होता है। तो जैसे ही NaCl जाएगा, सोडियम जाएगा, वो जो आदमी बेहोश है वो धीरे धीरे क्या होगा, होश में आने लगेगा, और फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल भी हो जाएगा, और ग्लूकोज से उसको एनर्जी मिल जाएगी। सोडियम से क्या मिलेगा, ब्रेन को मैसेज ठीक से जाने लगेगा। ठीक है, तो सोडियम क्लोरीन या सोडियम क्लोराइड, ये सारे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। फिर है फॉस्फेट, PF4 3-, ये भी क्या देता है, ये एनर्जी देता है, ऊर्जा देने का काम करता है। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जो डिहाइड्रेशन होने पर या डायरिया होने पर हमारे शरीर से वो सब निकल जाते हैं, जिससे शरीर में ये सब सारी दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग डिहाइड्रेशन पर क्या लेते हैं, ORS लेते हैं, और ORS लेंगे, धीरे 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 सारे मिनरल्स फिर हमें वापस मिल जाएंगे और हमारा शरीर फिर ठीक से काम करने लगेगा। और सबसे खास दिक्कत इसमें क्या आती है कि एक चीज और कमी हो जाती है, जिसको बोलते हैं आप, जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, तो लैक्टोबैसिलस क्या है, एक तरीके के जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। तो ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु या बैक्टीरिया है जो क्या काम करते हैं, खाने को, जो फूड है हमारा, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो खाने के डाइजेशन में क्या करते हैं, मदद करते हैं, मदद करते हैं, और कैल्शियम फास्फोरस के अवशोषण को भी बढ़ाते हैं। तो लैक्टोबैसिलस एक तरीके के जीवाणु जो खाने के पाचन में, इसीलिए लैक्टोबैसिलस हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये हमारे गट के क्या है, फ्रेंड है। तो लैक्टोबैसिलस क्या होते हैं, फ्रेंड ऑफ गट। गट मतलब इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन के मित्र होते हैं। वहां पर खाने को रोक लेते हैं, उसमें कैल्शियम फास्फोरस जो मिनरल्स होता है उसके अवशोषण को बढ़ाते हैं। लेकिन जब किसी को दस्त हो जाएगा तो लैक्टोबैसिलस भी क्या होंगे, उसी के साथ शरीर से बाहर चले जाते हैं। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, हमको सलाह क्या देते हैं कि दही और खिचड़ी खाइए। तो दही में क्या है, कर्ड में बहुत ज्यादा मात्रा में हमको क्या मिलता है, लैक्टोबैसिलस मिलेगा, और ये बैक्टीरिया हमें फिर वापस मिल जाएंगे, जिससे हमारा जो सिस्टम खराब हो गया है वो धीरे धीरे वापस आ जाता है। ठीक है, तो दो समस्या हमको समझ में आ गई यहाँ पर, एक तो कॉन्स्टिपेशन का, दूसरा क्या है यहाँ पर डायरिया या दस्त। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक बेटा, तो ये आपने देख लिया इसमें छोटी आंत बड़ी आंत में क्या होता है और क्या कमी आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें बात करते हैं आगे, ये तो अगली हमारी ग्लैंड है जिसे बोलते हैं पैंक्रियाज, पैंक्रियाज या अग्न्याशय। ठीक है, तो अग्न्याशय को हम देखते हैं। अग्न्याशय क्या, एक तरीके की मिक्स ग्लैंड है। तो मिक्स ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि है। तो इसको आप देखें यहाँ पर, तो पैंक्रियाज हमारा देखिए यहाँ पर क्या है, ये है। तो ये एक पत्ती की तरह संरचना होती है,
कैसे है, ये पत्ती की तरह संरचना है, यहां से निकलता है क्या, पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। तो पैंक्रियाटिक जूस, तो यहां लिखना चालू करेंगे पैंक्रियाज, या इसको बोलते हैं अग्न्याशय। अग्न्याशय, इसकी सबसे खास बात यह है कि अग्न्याशय शरीर के दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड है। सबसे बड़ी ग्लैंड कौन है, सबसे बड़ी ग्लैंड तो लीवर है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, तो वो पैंक्रियाज है। तो पैंक्रियाज, पहला काम, पहला पॉइंट लिखेंगे, दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसको बोलते हैं सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक, पहली बात। दूसरी बात है, ये जो है एक तरीके की मिक्स ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि है। इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि या मिक्स ग्लैंड कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये दो टाइप की ग्लैंड से मिलकर बना होता है। ये दो तरह की ग्लैंड से मिलकर बना होता है। एक को बोलते हैं एक्सोक्राइन या बाह्यस्रावी, और दूसरे को बोलते हैं इंडोक्राइन या अंतःस्रावी। तो एक्सोक्राइन को क्या बोलते हैं, बाह्यस्रावी, बाह्यस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी। तो आपको ये पता है कि ग्लैंड जो अंतःस्रावी होते हैं अपने अंदर से हार्मोन्स निकालने का काम करती हैं। तो ऐसी ग्रंथि, ऐसी ग्लैंड जो हार्मोन निकालते हैं उसको क्या कहते हैं, ऐसी ग्लैंड बॉडी में जो हार्मोन्स निकालते हैं, हार्मोन्स एक तरीके के केमिकल होते हैं, उसे हम इंडोक्राइन कहते हैं। ऐसी ग्लैंड जो शरीर से एंजाइम निकालते हैं या और दूसरे केमिकल निकालते हैं, उसको क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन कहते हैं। तो एंजाइम और हार्मोन दोनों एक तरीके के बायोकैटलिस्ट होते हैं, दोनों को हम बायोकैटलिस्ट कहते हैं। शरीर में होने वाली जितनी भी रिएक्शन है, सभी की स्पीड को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। लेकिन कुछ अंतर होता है, हार्मोन्स का काम कुछ अलग है, एंजाइम का काम कुछ अलग है, लेकिन दोनों क्या करते हैं, जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है दोनों की स्पीड को बढ़ाने का काम करते हैं। एंजाइम जितने होते हैं वो केवल प्रोटीन के बने होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन, तो ये सभी प्रोटीन के बने होते हैं। ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन के बने होते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रोटीन के भी बने होते हैं, प्लस फैट, फैट या इसको हम स्टीरॉयड कह सकते हैं, स्टीरॉयड के भी बने होते हैं। तो इसके अंतर का जो कॉलम है वो उसको हम अगले चैप्टर में करेंगे, हार्मोन्स के चैप्टर में। लेकिन अभी आप समझें, तो ये एंजाइम किस काम आते हैं हमारे शरीर में। अभी हमने देखा एंजाइम जो होते हैं खाने को पचाने में मदद करते हैं, डाइजेशन में काम आते हैं। लेकिन पैंक्रियास से जो एंजाइम निकलता है वो किस काम आता है, डाइजेशन में। किस में आता है, डाइजेशन में या पाचन में। ठीक है, भोजन को पचाने में मदद करते हैं। लेकिन ये हार्मोन जो होते हैं क्या काम करते हैं, ब्लड शुगर, हमारे ब्लड में जो शुगर है उसको बैलेंस करता है। क्या करता है बेटा, ये बैलेंस करता है या संतुलित करता है। तो अगर आपसे पूछता है कोई कि ब्लड में शुगर को कौन बैलेंस करता है, या हमारे शरीर में शुगर को बैलेंस करने वाला कौन सा हार्मोन है, तो हार्मोन तो भी नाम लिखेंगे आगे। लेकिन ऐसी कौन सी संरचना है, ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो शुगर को कंट्रोल करती है। और सवाल समझ में आया, ऐसी कौन सी ग्लैंड है शरीर में जो शुगर को कंट्रोल करती है। तो अगर ऑप्शन में आ जाए पैंक्रियाज, स्टमक, लीवर, छोटी आंत, तो जवाब हमारा क्या होगा, पैंक्रियाज। अगर किसी का पैंक्रियाज गड़बड़ हो गया, ठीक से काम नहीं करेगा, तो शुगर कंट्रोल नहीं होगा, और शुगर कंट्रोल नहीं होगा, शुगर का लेवल बढ़ जाएगा तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। अब तो जानते ही हैं शुगर से क्या होता है। तो शुगर कम होने पर भी प्रॉब्लम आती है, शुगर ज्यादा होने पर। तो शुगर अगर कंट्रोल कम हो गया तो भी पैंक्रियाज में प्रॉब्लम है, ज्यादा हो गया तो भी पैंक्रियाज का प्रॉब्लम है।
ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं मिक्स ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, ये दोनों निकालता है, एंजाइम भी निकालता है, हार्मोन्स भी निकालता है। तो पहले हम एंजाइम की बात करते हैं, फिर हार्मोन्स की बात करते हैं। ठीक है, तो पहले आप हेडिंग डालिए पैंक्रियाटिक डाइजेस्टिव जूस या एंजाइम। ठीक है, उसके बाद हार्मोन्स पर आएंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि इसको मिक्स ग्लैंड क्यों कहते हैं और इतनी महत्वपूर्ण ग्लैंड क्यों है। और ये शरीर में पाई कहाँ जाती है? सवाल है कि पैंक्रियाज या अग्न्याशय शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो ये अमाशय के ठीक नीचे पाई जाती है, अमाशय के ठीक नीचे और डिओडिनम के बगल में। तो डिओडिनम देखिए, डिओडिनम छोटे आंत का है, इसी के जुड़ा हुआ ये मिलता है, और यहाँ से ये लीवर इधर की तरफ जाता है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर, तो पहले डालो आप एंजाइम। कौन सा एंजाइम? पैंक्रियाटिक एंजाइम, इसी को बोलते हैं। अब आप समझो ध्यान से, पैंक्रियाटिक एंजाइम बोलो या पैंक्रियाटिक जूस बोलो, ये दोनों एक ही बात है। पैंक्रियाटिक जूस कैसा होता है? जैसे हमने अभी ये पढ़ा, सलाइवा। सलाइवा कैसा होता है? एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। और पैंक्रियाटिक जूस कैसा होता है? ये एल्केलाइन होता है। एल्केलाइन मतलब क्षारीय होता है। क्षारीय का मतलब इसका पीएच क्या होता है? इसका पीएच होता है 7.4 टू 8.4। इसका मतलब 7 से ज्यादा और 8.5 8 के करीब होता है ये। ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस कैसा होता है? क्षारीय होता है। और ये क्या है? तो ये बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है। कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस मतलब पूर्ण पाचक रस। पूर्ण पाचक रस किसको कहा जाता है? पूर्ण पाचक रस किसको कहा जाता है? देखो, जब मैं बीच बीच में बोलता रहता हूँ सवाल के फॉर्म में, तो लिखना आप उसे नोट कर लिया। पूर्ण पाचक रस किसको कहते हैं? तो जवाब आता है पैंक्रियाटिक जूस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं या कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसे? क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन को भी तोड़ देता है, प्रोटीन को भी पचाने में मदद करता है। दूसरा, ये फैट को भी पचाने में मदद करता है, फैट या वसा या इसको बोलते हैं ऑयल, तेल, इसको भी पचाता है। और ये कार्बोहाइड्रेट को भी पचाता है। और भोजन के 3 ही मेन घटक होते हैं। विटामिन और मिनरल्स को हम इसमें भोजन के मेन घटक में नहीं लेते हैं। तो तीसरे नंबर पर क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को भी तोड़ता है, फैट वसा को भी तोड़ता है, प्रोटीन को भी तोड़ता है, तीनों को पचा देता है। अब प्रोटीन कौन से, प्रोटीन को पचाने वाला कौन सा एंजाइम है? तो इसका नाम क्या है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम कहां से निकलता है? सवाल है, ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम कहां से निकलता है? तो बोलेंगे पैंक्रियाज या अग्न्याशय। दूसरे नंबर पे आता है फैट को पचाने वाला। तो इसको पचाने वाले को क्या बोलते हैं? लाइपेज। तो लाइपेज तो अमाशय से भी निकलता है, ये तो कई जगह से निकलता है, तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट, तो इसको बोलते हैं एमाइलेज। एमाइलेज, तो ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। तो तीनों को पचाने वाले एंजाइम अलग अलग हो गए और इसलिए हो गया पूर्ण पाचक रस। ठीक, यहां से निकलेगा और निकल करके सीधा खाने में मिला दिया जाएगा। भी खाने का जो भी प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें हैं, वो सारी चीजें जो है टूटना चालू हो जाएंगी, पचना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो अब तो एंजाइम की बात हो गई या कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस की बात हो गई। अब दूसरे नंबर पे आते हैं हार्मोन्स। ठीक है, चूंकि एंजाइम कहाँ से निकलता है जूस? ये एक्सोक्राइन से निकलता है, बाह्य स्रावी वाले भाग से निकलता है। अब अगले नंबर पे आते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स, तो पैंक्रियास से हार्मोन कौन कौन से निकलते हैं बेटा? तो यहां से देखो, कुछ एक दो शब्द इसमें लिख लेते हैं।
पहले नंबर पे आता है इंसुलिन। इंसुलिन, इंसुलिन नाम का हार्मोन किस ग्लैंड से निकलता है? इंसुलिन नाम का हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो बोलेंगे पैंक्रियाज से निकलता है, आग्नेयाशय से निकलता है इंसुलिन। दूसरे नंबर पे क्या आता है? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन लिखते हैं ऐसे, ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन, इंसुलिन। और तीसरे नंबर पे आता है सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन। तीन हार्मोन हो गए, और ये कहाँ से निकलते हैं? इनमें तीन तरीके के सेल्स होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। तो आप यहां पर लिखो, ये अल्फा सेल्स से निकलते हैं, ये बीटा सेल्स से निकलते हैं, बीटा कोशिका। ये निकलता है आपका गामा या डेल्टा। तो आप गामा कोशिका लिख दो या डेल्टा लिख दो। तो ये नाम ऐसे बताए गए हैं कि अल्फा, बीटा, गामा कैसे हैं। तो एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो लैंगरहैंस नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि पैंक्रियाज को अगर हम ऐसे काटेंगे, टीएस काटेंगे, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की संरचना आएगी। उसको उन्होंने कुछ ऐसा काट करके दिखाया और बताया कि कुछ अंदर इस तरीके की सेल्स आएंगी, तो उनका नाम उन्होंने कुछ अलग रख दिया। दूसरा देखा कि ऐसे सेल्स होंगे, तो उसका नाम कुछ और रख दिया। और फिर इस तरीके का कुछ होगा, तो इसका नाम कुछ और हो गया। मान लो हम इसको रख देते हैं अल्फा सेल्स अंदर वाली को, ये ग्रीन वाली को बीटा सेल्स, और गामा वाले को इसको। तो अब ये हो गया तीन, ये सेल्स हो गया, अंदर हो गया, और बाहर क्या भरा हुआ है? फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड भरा है, पानी भरा है, इसके बीच में ये सेल्स होती हैं। तो ये लैंगरहैंस ने बताया था, इसलिए इसको लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, हैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो ये सब सवाल हैं, वन लाइनर फैक्ट हैं। द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? कहाँ पाई जाती हैं? तो वो होगा पैंक्रियाज में। कहाँ पाई जाती हैं? तो वो उसका जवाब हो जाएगा पैंक्रियाज में, आग्नेयाशय में। कहाँ पाई जाती हैं? पैंक्रियाज में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो लैंगरहैंस ने बताया, इसलिए अब इनसे अलग, इन सेल्स से अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं। ये हार्मोन्स की सबसे खास बात ये है, हार्मोन निकलेगा तो सीधा ब्लड में जाएगा। कहाँ जाएगा? ब्लड में। और तो ब्लड में जाएगा तो ये क्या करेगा? जो शुगर होगा उसको ऊपर अटैक करेगा और काम करेगा। कैसे काम करेगा इंसुलिन? वो हम इस लाइन से समझते हैं यहाँ पर कि इंसुलिन बॉडी में काम कैसे करता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लिए होंगे। देखो आप यहाँ पर, तो पहले नंबर पर लिखते हैं इंसुलिन। इंसुलिन कैसे काम करता है? इंसुलिन, तो दो शब्द आप देखना है। हमारे शरीर में दो तरीके की कंडीशन हो जाती है। शुगर अगर बढ़ जाता है, शुगर का लेवल अगर बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर मतलब होता है ज्यादा, और हाइपो मतलब होता है कम। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। तो शुगर अगर ज्यादा हो गया, शुगर अगर ज्यादा हो गया, तो उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया। और शुगर अगर कम हो गया, तो उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया शुगर कम होने पर, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। तो इंसुलिन कब काम करता है? जब हमारे ब्लड में शुगर ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये कब काम करेगा? हाइपर पर काम करेगा, शुगर का लेवल बढ़ने पर। अब आप देखो यहां पर, समझो थोड़ा सा कि शुगर कैसे ब्लड में ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स है,
ये ब्लड वेसल है, रक्तवाहिनी है, इसमें ग्लूकोज 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 है अभी। ठीक, जैसे ही शुगर इसमें ज्यादा होगा, शुगर बोलने का मतलब चाहे शुगर बोले या ग्लूकोज एक ही चीज है, तो आप चाहे शुगर बोलो, इसे शुगर बोलिए, ग्लूकोज बोलिए, या इसको हम शर्करा बोले, इसको आप ऐसे समझिए। ठीक है, तो इसको आप देख लो ऐसे। तो इंसुलिन क्या काम करेगा, जैसे शुगर का लेवल ज्यादा होगा, पैंक्रियाज में मैसेज जाएगा, यहाँ मैसेज आएगा कहाँ से, हार्मोन्स होता है यहाँ पर, ये हार्मोन इंसुलिन निकालना कहाँ से आएगा, सीधा ब्रेन से। ब्रेन से मैसेज आएगा और सीधा जो है इंसुलिन निकलेगा, और इंसुलिन जैसे ही इसमें आएगा, ये इंसुलिन कहेगा भाई जितने एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, शुगर है, सब फटाफट बाहर आओ। तो इनको पकड़ पकड़ के जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, उसको ग्लूकोज 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 ऐसी पैकिंग कर देगा। आपके पैकिंग करने के बाद क्या बना देगा, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना देगा। क्या बना देगा, ग्लाइकोजन। और सीधा कहाँ भेज देगा इसको, सीधा भेज देगा लीवर में। लीवर में भेज देगा, और लीवर क्या करेगा, इसको स्टोर कर लेगा। ऐसा काम सबके शरीर में हमेशा होता है। जैसे किसी के शरीर में पैंक्रियाज ठीक से काम करा, जैसे शुगर खाना खाया, अब खाना खाते ही शुगर का लेवल बढ़ना चालू हो जाएगा, तो इंसुलिन आएगा फटाफट, जितना ज्यादा ग्लूकोज है उसको पकड़ेगा, पकड़ने के बाद ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना देगा। क्या बना देगा बेटा, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन को कहाँ ले जाके स्टोर कर देगा, लीवर में। तो आपने देखा होगा कि ये ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने का काम कौन करता है, इंसुलिन। और स्टोर कहाँ रहता है ग्लाइकोजन, तो वो लीवर में रहता है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन क्या रहता है, रिजर्व फूड की तरह रहता है हमारे लीवर में, रिजर्व फूड की तरह रहता है, संचित भोजन। अगर आप 2 दिन खाना नहीं खाओगे तो आपको एनर्जी इसी ग्लाइकोजन से मिलेगा, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज था उसको यहाँ पर स्टोर कर दिया है। ठीक है, तो इंसुलिन क्या काम करता है, ज्यादा शुगर को क्या करता है, बैलेंस करता है। जैसे शुगर का लेवल बढ़ेगा, इंसुलिन आएगा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को पकड़ेगा, ग्लाइकोजन बना देगा, सीधा लीवर में भेज देगा, लीवर स्टोर कर देगा। इस तरीके से ये काम होता है। लेकिन अगर शुगर का लेवल कम हो गया तो ये क्या करेगा, फिर ग्लूकागॉन निकलेगा। ग्लूकागॉन वहीं लिखने पैंक्रियाज से सीधा ब्लड में जाएगा, देखेगा शुगर कम है, सीधा कहाँ पहुंचेगा, लीवर में जाएगा। लीवर में जो ग्लाइकोजन है, इस ग्लाइकोजन को फटाफट किसमें तोड़ देगा, फटाफट ग्लूकोज 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 में तोड़ देगा। और तोड़ने के बाद फिर जो है ब्लड में जो शुगर कम हो गया है उसको क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। और बैलेंस करने के बाद तो ग्लूकागॉन कम शुगर को बैलेंस करता है, ग्लाइकोजन इंसुलिन क्या करता है, हाई शुगर को क्या करता है, बैलेंस करता है। तीसरे नंबर पे आता है सोमैटोस्टेटिन, जो दोनों हार्मोन्स को संतुलित करता है कि तुम ज्यादा ना काम करो, तुम कम ना करो। ठीक है, इस तरीके से बेटा समझ में आ गया होगा आपको। मुझे उम्मीद है कि इंसुलिन काम कैसे करता है। तो इंसुलिन एक तरीके का हार्मोन है, जो जैसे मान लो ये हार्मोन है, इंसुलिन है, ये ब्लड है, यह शुगर है। शुगर और ब्लड, शुगर जैसे ही बढ़ेगा इंसुलिन निकल करके यहाँ ला देगा, बैलेंस कर देगा। शुगर जैसे ही कम होगा उसको लाके बैलेंस करके यहाँ कर देगा। तो इस तरीके से इसका काम होता है हार्मोन्स का, शुगर और ब्लड को बैलेंस करना। इस तरीके हमने देखा पैंक्रियाज जो है एक तरीके के मिक्स ग्लैंड है, उससे एंजाइम भी निकल रहा है, उससे हार्मोन्स भी निकल रहा है, और दोनों मिल के काम करते हैं। इस तरीके से मिक्स ग्लैंड है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हमने छोटी आंत देखा, बड़ी आंत देखा, बड़ी आंत में समस्या। ठीक है बेटा, तो हमने छोटी आंत देखा, बड़ी आंत देखा, बड़ी आंत में समस्या क्या क्या देखा, फिर पैंक्रियाज देखा, पैंक्रियाज किस टाइप की ग्लैंड है। दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड है मिक्स ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित क्यों कहते हैं, उसके आधे वाले हिस्से से एंजाइम निकलता है जो खाने को पचाता है, और आधे वाले हिस्से से क्या निकलता है, हार्मोन्स निकलता है, जो हमारे शरीर में महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिसको बोलते हैं ब्लड शुगर बैलेंस, या रक्त शर्करा को संतुलित करता है। इस तरीके से दोनों हार्मोन्स एक तरीके से हमारे शरीर में
बैलेंस का काम करते हैं, होम्योस्टेसिस का काम करते हैं, जो शरीर के संतुलन बनाने का कार्य करते हैं। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको ठीक से समझ में आ गई होंगी। बाकी कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप उसको कमेंट में बताना। तब तक के लिए धन्यवाद।